नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। आइए आपको आज मैं ले चलता हूं अपने साथ बांधवगढ़ के सफर पर, जहां हम तलाश में हैं बाघ की यानी टाइगर की। और इस सफर में मेरे साथ हैं मेरी श्रीमती अर्चना और मेरे मित्र रमेश और उनकी श्रीमती जयश्री। अब जब भी बात आती है टाइगर की, तो मुझे अमिताभ बच्चन की कहानी याद आती है, मिस्टर नटवरलाल की, जहां वो बड़े किस्से सुनाते हैं उनसे उनकी शेर के साथ मुलाकात के। और इसीलिए मैंने इसका भी नाम रखा मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा किस्से नहीं है। एक तो मैं जिसे कहते हैं ना वन्य प्राणी प्रेमी, उस तरह का तो नहीं हूँ। बहुत ज्यादा सेंचुरीज वगैरह में सफर नहीं किया है। और जितने भी किए हैं उसमें अब तक मेरा जो है वो सामना उन प्राणियों से लगभग नहीं के बराबर है। करीब 5 टाइगर रिजर्व्स में जा चुका हूं और अभी तक शून्य, मतलब एक भी बार टाइगर से मुलाकात नहीं हुई। पिछले वर्ष नवंबर 2019 में हम लोग बार नवापारा गए थे छत्तीसगढ़ में। वहां तो शेर तो बहुत दूर की बात है साहब, हमें कोई जंगली सुअर या कहते हैं कोई जो है हिरन भी नहीं दिखे। इस साल फरवरी में हमारे एक मित्र हैं सतना में, अनिल नायक, उन्होंने अपने बेटे की शादी में हमें आमंत्रित किया। रमेश भी और हमारे साथ जुड़ गए। अच्छी बात यह थी कि रमेश इस बारे में जानकार आदमी थे और उनकी हमारे अच्छी कंपनी भी हो गई और उन्होंने हमें बुकिंग वगैरह करने में भी काफी मदद की। तो हमने तय किया कि चलिए इस ट्रिप को हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। शादी अटेंड करते हैं सतना में, बांधवगढ़ में जो है वाइल्ड लाइफ देखते हैं, थोड़ा जो है वो तीर्थ यात्रा करते हैं मैहर में, और अंत में खजुराहो में। अब इसे इतिहास कहिए या कुछ और, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। वैसे देखा जाए तो अब जब मैं देखता हूं तो ये कोरोना नाटक शुरू होने के पहले ये हमारी अंतिम ऐसी लंबी यात्रा थी। अब अगली यात्रा कब होगी, इसका हमको आपको सभी को इंतजार है। तो सबसे पहले बात करें बांधवगढ़ पहुंचा कैसे जाए। तो यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहें तो जबलपुर सबसे पास है हवाई अड्डा। लेकिन जबलपुर में इतनी ज़्यादा उड़ानें आती नहीं हैं, और वो भी जो है वो छोटे वाले ATR तरह टाइप के एयरक्राफ्ट आते हैं। अ, दूसरे हवाई अड्डे हैं खजुराहो, जहां रोज दिल्ली से उड़ान आती है, और इलाहाबाद या प्रयागराज, वो भी काफ़ी पास है। और अन्य एयरपोर्ट हैं जैसे नागपुर या वाराणसी। अगर आप रेल से जाना चाहें तो कटनी जो है वो मुंबई से वाराणसी जाने वाली मेन लाइन पर स्थित है, और वहां पे आप कटनी उतर सकते हैं। इसी तरह दिल्ली से जबलपुर जाने वाली गाड़ियां भी कटनी होके जाती हैं, आप उन पर से भी कटनी उतर सकते हैं। जबलपुर या सतना से बाई रोड ये करीब 3 साढ़े 3 घंटे की यात्रा है, जिसे आप टैक्सी से कर सकते हैं। यदि आप राज्य परिवहन की बस लें तो शायद कुछ और समय लगे। हम लोगों की यात्रा चूंकि मल्टीपर्पज थी, इसलिए हमने खजुराहो की यात्रा टिकट बुक की, और वहां से हमने 6 दिन के लिए अपने साथ एक टैक्सी बुक कर ली थी, जो पूरे 6 दिन हमारे साथ रही। तो चलिए चलते हैं हमारे यात्रा के पहले दिन 9 फरवरी को। समय था दोपहर का 1:30 बजे जब हम उतरे खजुराहो हवाई अड्डे पर। सुबह तो हम लोगों की बहुत जल्दी हो गई थी। हम लोगों की अलग अलग फ्लाइट्स थी। मैं अर्चना मुंबई से आ रहे थे, रमेश जयश्री बेंगलोर से आ रहे थे, और हमारे एक और मित्र बाला, वो भी सतना तक हमारे साथ जुड़े थे, वो आ रहे थे चेन्नई से। हम सभी लोग अपनी अपनी उड़ानों से आकर दिल्ली में एक साथ मिले, और वहां से हमने खजुराहो के लिए एक साथ फ्लाइट ली। हालांकि यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन हमने जानबूझ के उस नाश्ते को हाथ नहीं लगाया। आइडिया था कि रास्ते में कहीं रुकेंगे। सतना से करीब 2.5 घंटे की यात्रा है खजुराहो। तो बीच रास्ते में हम लोग फौजी ढाबा में रुके, जहाँ पे बड़ा शानदार गर्मा गर्म हम लोगों ने जो है वो दाल रोटी सब्जियां खाई, और उसके बाद में चकाचक खाने के बाद में अगली यात्रा की। और लगभग 4:30 बजे हम लोग सतना पहुंचे। फिर शाम के सारे कार्यक्रम थे सतना में जिनमें हमने भाग लिया। अगले दिन सुबह शादी थी। शादी अटेंड की हमने, उसके बाद में शानदार
शादी का भोजन किया और दोपहर को 3 बजे हम लोग निकले बांधवगढ़ के लिए। ये करीब 3.5 से 4 घंटे की यात्रा थी। हम रास्ते में कुछ जगह रुकते गए। सतना से मैहर तक तो हाईवे है, बड़ा अच्छा रास्ता है, काफ़ी व्यस्त भी है। रास्ते में कई अच्छे होटल हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म के भी जो है वो रिसोर्ट ये हैं, मिडवे रिट्रीट हैं। और उसके बाद में मैहर में भी अच्छी जगह हैं। मैहर से आगे जब निकलते हैं तब अब रास्ते में इतना ट्रैफिक नहीं था, ये स्टेट हाईवे हो जाता है। और बमुश्किल एक जगह बरही करके जगह है जहां पर हमें चाय मिल सकी, उसके आगे तो बहुत छोटी छोटी जगह हैं। और रास्ते का अंतिम भाग जो है वो स्वयं एक सेंचुरी में से होके जाता है, पनापथा सेंचुरी के अंदर से होके जाता है। और जब तक हम लोग उस इलाके में पहुंचे अंधेरा छाने लग गया था। अंधेरे में रिसोर्ट ढूंढना आसान काम नहीं था। हम लोग करीब 20-25 मिनट जो है वो चक्कर खाते रहे। जंगल के जब रास्ते की बात आती है तो गूगल मैप उसमें सहायता नहीं करते हैं, रास्ता करीब करीब दिखता ही नहीं या पता भी नहीं चलता है। खैर होटल हम लोग पहुंचे। वहां पहुंचे तो एक दूसरी दुनिया थी एकदम। और हम पहुंचते से ही हमें रिसेप्शनिस्ट ने पहले कहा कि आप कल की यात्रा के लिए, सफारी के लिए गाड़ियां बुक कर लीजिए। तो तुरंत हमने वो बुक की, हाथ मुंह धोया, खाना खाया और जल्दी सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठना था हमें सफारी के लिए। चलिए बांधवगढ़ के बारे में थोड़ी बात की जाए, जो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ जो है, इसकी टाइगर डेंसिटी काफी ज्यादा मानी जाती है। कहते हैं मैक्सिमम, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर आपको कितने टाइगर देख सकते हैं, कितने बाघ देख सकते हैं। ये खास तौर पर टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर जिसे कहते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, उसके लिए जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो है वो जंगल है, यहाँ का बांस के खेत हैं, या जो है घास के मैदान हैं, और नदियां हैं जो 12 महीने बहती हैं, 12 मासी नदियां हैं। ये सब मिला के जो है उनके लिए, मतलब जानवरों के लिए काफी अच्छी जगह है। हर पार्क की तरह इस पार्क में भी दो अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं। एक कहलाता है कोर एरिया और दूसरा कहलाता है बफर एरिया। कोर एरिया जो है वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर एरिया में बाकी सारी बस्तियां भी हो सकती हैं। और हमारा उद्देश्य था कोर एरिया देखने का, इसलिए हम लोग जो है वो कोर एरिया देखने का, क्योंकि वहीं पर जो है वो आपको बाघ से मुलाकात होगी। बांधवगढ़ में 3 कोर एरिया हैं, तालाब, मगदी और खितौली। और 3 बफर जोन्स हैं, दमोखार, जोहिला और पनापथा। और कहते हैं इस भाग में करीब 60 के आसपास जो हैं वो टाइगर्स हैं। देखते हैं हमारी मुलाकात होती है या नहीं। अब आए हम अगली सुबह, मतलब 11 फरवरी की सुबह 5:30 बजे। तड़के हम उठ के चाय पी। और चाय पी के हम लोग सारे जो है, जितने हमारे साथ जो है ऊनी कपड़े लाए थे, वो ओढ़ आड़ के हम लोग तैयार हुए, क्योंकि जंगल के अंदर ठंड और ज़्यादा होने वाली थी। हमारे लिए गाड़ी भी तैयार थी, एक खुली जीप, जिप्सी। गाड़ी में भी हम लोगों के लिए ब्लैंकेट रखे हुए थे। उसके अलावा होटल वालों ने हमारे साथ में नाश्ता पैक करके दिया था और पानी की बोतलें भी रखी थी। जो गेट है कोर एरिया का, वो गेट 6 बजे खुलता है और हमें उस समय तक वहां पहुंचना था, क्योंकि उसके बाद में अगर यदि कई गाड़ियां चली जाएं तो फिर जो है वो आपको टाइगर दिखने की चांसेस काफी कम हो जाती हैं। जैसे ही हम अंदर घुसे तो 6 बजे का समय था। और सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई उन हाथियों से। नहीं नहीं नहीं, ये जंगली हाथी नहीं है, बड़े पालतू टाइप के हाथी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके हाथ पैरों में जो है वो चेन लगी हुई है। तो ये हाथी वहां पर ट्रेनिंग में थे। गेट के पास में ही एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप है हाथियों के लिए। और उन हाथियों को जिस तरह से उनके चेहरे पर दिख रहा था, उन्हें हमारे आने से ना तो कोई दुख हुआ, ना ही कोई खुशी हुई। वो अपने जो है अपनी धुन में मस्त थे। जैसे ही हम अंदर घुसे, अब सुबह हो चुकी थी, हालांकि सूरज की किरणें अभी आई नहीं थी। हमें एक रूट दिया गया था, खास रूट। उस रूट का नाम था रूट बी। हम उस रूट बी पे चल रहे थे। और हमारे गाइड साहब ने
हर गाड़ी के साथ एक ड्राइवर और एक गाइड रहता है, और गाइड ने हमें उस क्षेत्र के बारे में बताना शुरू किया, पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में। हम भी उस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें सुनने की और समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा उत्साह था जो है वो बाघ के बारे में। हमने उनसे पूछा कि क्या हमें टाइगर दिखेगा, तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि अगर आप लकी होंगे तो आपको टाइगर दिखेगा। बात करते हैं रूट्स की। भीड़ भाड़ कम करने के लिए जंगल में अलग अलग तरह के रूट्स दिए गए हैं। जैसे ताला जोन जिसमें हम गए थे, वहां पर 3 रूट्स हैं, ए, बी और सी, और जो गाड़ियां जाती हैं उन्हें अलग अलग रूट्स दिए जाते हैं, जिससे एक ही रास्ते पर बहुत ज्यादा गाड़ियां ना हो। हालांकि ये रूट एकदम ऐसे एक्सक्लूसिव नहीं है, बीच बीच में एक दूसरे को काटते भी हैं या कुछ हिस्सा साथ भी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर देर आप जो है वो अपने रूट पे अकेले रहते हैं। और खास बात यह है कि रूट कोई भी हो, लेकिन आपको रास्ते में उतरना अलाउड नहीं है, मनाही है, खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए। केवल एक जगह है जहां आप उतर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सामना हुआ इस चीतल से, जिसे स्पॉटेड डियर कहते हैं। अब अगर उनको देखने जाएं तो उनके नाम अंग्रेजी में बड़े अलग अलग नाम हैं। जो नर चीतल होता है उसे कहते हैं स्टैग या बक, जो मादा होती है उसे कहते हैं डो या हिंट, और जो बच्चा होता है उसे कहते हैं फॉन या किड या काफ। और हमें कई सारे इनके झुंड देखने को मिले। ये बच्चा है, लेकिन जो बड़ा चीतल होता है, जो नर होता है, वो करीब 90 सेंटीमीटर तक आता है उसके कंधे तक, और जो मादा होती है वो करीब 70 सेंटीमीटर तक आती है उसके कंधे तक। दो महिला या मादा डियर के लिए क्या आपको याद आ रहा है ये गाना? डो अ डियर अ फीमेल डियर, कहां सुना ये गाना? सही कहा आपने, साउंड ऑफ म्यूजिक में ये गाना था, और तभी मैंने पहली बार ये शब्द सुना था, डो मतलब अ फीमेल डियर। तो बड़े सुंदर लगते हैं ये सारे हिरन। चमचमाती सुनहरी उनकी जो है वो त्वचा रहती है, उसके ऊपर सफेद दाग रहते हैं, और नीचे का भाग सारा सफेद रहता है, मतलब पेट या उनके पैरों का जो हिस्सा है वो सारा सफेद रहता है। और काफी चौकन्ने रहते हैं, हालांकि वो घास चरते रहते हैं, लेकिन चौकन्ने रहते हैं कि कहीं को शेर ना आ जाए। उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि वो कहीं जो है वो शेर साहब का नाश्ता या उनका लंच ना बन जाए, ये सबसे बड़ी चिंता उनकी रहती है। आगे मुलाकात हुई हमारी इससे, जिसे अंग्रेजी में बड़ा सम्मानी नाम है वाइल्ड बोर, लेकिन यही नाम अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं कि ये जंगली सुअर था, या मराठी में कहूं कि रानटी डुक्कर होता, तो आपको बड़ा गंदा सा लगेगा। खैर, ये बड़े खूंखार से भी दिखते हैं, कोई बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है जो है हिरनों की तरह। पंचतंत्र में एक कहानी भी थी उनके बारे में, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारे ड्राइवर ने कहा श्श्श। हम भी चौंके, भाई क्या हो गया? तो देखा, उसने हमें दिखाया कि आगे जो है एक जगह शेर के पंजों के निशान थे, और चूंकि ये निशान गाड़ियों के पहियों के निशान के ऊपर थे, इसका मतलब वो गाड़ियां जाने के बाद जो है वो टाइगर वहां से गया है, मतलब ये ताजा निशान है, तो इसका मतलब टाइगर साहब यहाँ पे कहीं आसपास हो सकते हैं। हम भी बड़े एक्साइटेड हो गए, यार क्या बात है। जंगल में शांत रहना ये सबसे पहला नियम है। अगर आपका गाइड बात करे तो ठीक है, लेकिन आप शांत रहिए। आपके खास दोस्त भी हों तो अपने किस्से कहानियां जो हैं इस समय तक रोक के रखिए, और गाइड की बात सुनिए। गाइड ने हमें बताया कि जो है शेर का पता लगाने के लिए, बाघ का पता लगाने के लिए 3 खास जो है तरीके हैं। एक, जो पेड़ों पर रहने वाले प्राणी हैं, जैसे चिड़ियाएं या बंदर, वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं अपने दोस्तों को वार्निंग देने के लिए जो जमीन पर हैं। जो जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं, जैसे सांभर या उस तरह के जो उनके शिकार बन सकते हैं, वो भी उनकी आवाज सुन के वो भी अलग आवाज निकालना शुरू कर देते हैं कि भाई आसपास जो है बाघ है कहीं पे। और तीसरा जो है, जैसा हमने अभी देखा कि उनके पंजों के निशान, उससे पता चलता है कि अभी
कहाँ यहाँ से गया है, और गया है तो कहाँ गया है। ये पंजे आप खाली रेत पर देख सकते हैं, वैसे तो जंगल में देखना मुश्किल है। हाँ, जंगल में मोबाइल फोन नहीं चलते हैं, इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको कोई कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी है कि आप बाघ साहब को कॉल करके उनकी जीपीएस लोकेशन नहीं ले सकते हैं, वरना तो बड़ा आसान होता उन्हें मिलना। लेकिन काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं उन्हें मिलने के लिए। तो जैसे ही हम लोग जो है काफी जो है अपेक्षा में थे कि अब दिख जाएगा बाघ, लेकिन आगे बढ़े तो हमें हमने स्पॉट किया, टाइगर स्पॉट करने की जगह हमने स्पॉट किया ये अनस्पॉटेड डियर। इसे हॉक डियर भी कहते हैं, इंडियन हॉक डियर। और ये बड़ा शांत सा था, मतलब अभी उसका कोई टेंशन नहीं था उसे, इसका मतलब जो है अब वहां पर बाघ नहीं थे। इसकी खासियत यह है कि ये बड़ा डिफेंसिव क्रिकेटर टाइप का है, मतलब जो क्रिकेटर बाउंसर बॉल आने पर जो है झुक के जो है बॉल को डक कर देता है, उसी तरह से ये इसके सामने अगर कोई चुनौती आया तो ये अपना सिर नीचे झुका के उसके नीचे से पतली गली से खसक जाता है। मतलब वही जो है डिफेंसिव प्लेयर हो गया कहना चाहिए, ऑफेंसिव प्लेयर नहीं है। आगे चलने पर एक सुनसान पेड़ पर, जो पेड़ मर चुका था, उस पेड़ पर हमें ये सारे गिद्ध नजर आए। गिद्धों को इस तरह के पेड़ ही पसंद आते हैं जहां मतलब उसकी शाखा कोई जो है पेड़ नहीं, पत्ती नहीं, उसकी शाखा पे कुछ नहीं, और जो है वो वहां पर गिद्ध बैठे रहते हैं। तो इनको देखकर मुझे याद आई जंगल बुक फिल्म की, जिसमें हमने जो है वो इस तरह की गिद्धों को देखा था। आपको भी याद होगा जंगल बुक फिल्म में जो आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन वो चर्चा कहीं पहुंचती नहीं है। जैसे व्हाट आर वी गोइंग टू डू, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, इस तरह की जो बात पूरे टाइम चलती रहती है। शायद उस तरह की कुछ बात इन गिद्धों में आपस में चल रही थी। आगे एक और झुंड मिला हमें, और उसमें ये जो है कहना चाहिए बारहसिंगा, या जिनके सींग थे, वैसे भी हमको हिरन देखने पड़े। ये जो है मर्दों की खासियत है, ये जो मतलब क्या कहना चाहिए, हिरनों की मर्दानगी की शान है, इस तरह के जो है वो उनके सींग होना। और ये सींग वैसे तो हड्डियों जैसे ही बने रहते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि हर साल जो है ये झड़ते हैं और फिर नए सिरे से सींग उगते हैं। हम जब जंगल में घूम रहे थे तो हमें काफी ऐसे सींग पड़े हुए दिखे। हमारी इच्छा भी हुई कि उन्हें उठाने की कोशिश की जाए, लेकिन हमारे गाइड साहब ने कहा कि ये एक अपराध है और उसे आप जंगल में ही रहने दीजिए। उसके बाद में हमने वैसी कोई कोशिश नहीं की। और ये देखिए एकदम पास से स्वर्ण मृग कितना शानदार दिखता है। उसकी त्वचा, उसकी सुनहरी जो है वो काया, उसके ऊपर सफेद चित्ते, ऊपर जो है ये सींग, बहुत ही शानदार दिखता है। और कोई आश्चर्य नहीं कि वो उन्हें देखकर रामायण में सीता जी का भी मन डोल गया था, जब उन्होंने राम से कहा कि जाके उनके लिए वे ये वाला हिरन लेके आए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस हिरन के शिकार से ही सारी राम कथा शुरू हुई थी। राम का और रावण का युद्ध जो है उस समय से शुरू हुआ था इस हिरन को देखकर। आगे चले तो हमें कुछ और पक्षी दिखाए हमारे गाइड साहब ने। इसमें पूरे बांधवगढ़ जो रिजर्व है उसमें कई जो है पानी के तालाब हैं, नदियां हैं, और उनके आसपास कई पक्षियां देखने को मिलते हैं। हमारे गाइड साहब ने हमें कई पक्षियों के नाम भी बताए, उस समय तो याद थे लेकिन अब याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, मेरे एक मित्र हैं जो पक्षी प्रेमी हैं, और मेरा विचार है कि मैं जितने पक्षियों के सारे फोटो हैं वो अलग से उनको भेजूं, और फिर उनसे पूछूं भाई इनके हर एक के नाम बताएं हमें और उनकी कोई विशेषता बताएं, क्योंकि गाइड ने जो बताया था वो तो अब मुझे याद नहीं, फरवरी से अब तक काफी समय भी बीत गया। एक ये बड़े खतरनाक टाइप के पेड़ देखे, उनका नाम था किलर क्रीपर्स। मतलब ये जो हैं वो आम पेड़ों के आसपास उनसे लिपटते हुए जाते हैं और उनसे जो है पोषण लेके बढ़ते हैं, लेकिन ये बड़े मकार किस्म के हैं। मतलब उनसे पेड़ों से पोषण तो लेते हैं, लेकिन उनको पूरा जो है पूरा उनका जो है रस चूस लेते हैं और उन पेड़ों को बेजान कर देते हैं। मतलब अंततोगत्वा उन पेड़ों की मृत्यु हो जाती है, और ये किलर क्रीपर्स जो है ये बढ़ते रहते हैं। बड़े मतलब कहना चाहिए खूंखार टाइप के कैरेक्टर्स हैं ये किलर क्रीपर्स। और अभी हम आ गए थे खुले मैदान में। चारों तरफ घास फैली हुई है। कई जगह हैं ऐसी बांधवगढ़ में जहाँ पे आपको खुली घास देखने को मिले। शायद इनमें से कुछ जगह हैं जो पुराने जमाने में खेत भी रहे होंगे, क्योंकि जब ये
रिजर्व बना उसके बाद में यहाँ जो गांव बसे थे अंदर उनको बाहर हटा दिया गया। तो हो सकता है इन मैदानों में से कुछ मैदान शायद खेत भी रहे हों। खैर, हमारी कोशिश थी शेर साहब को देखने की, बाघ को देखने की, लेकिन वो अभी तक असफल थी। अब चूंकि बाघ दिख नहीं रहा था तो हमने चिड़ियों में थोड़ा और जो है ध्यान देना शुरू किया। आसमान भी अब एकदम साफ था, एकदम नीला सा आसमान था, कोई बादल नहीं थे। धूप भी आ गई थी, हालांकि गर्मी अभी भी नहीं आई थी, धूप बस मिल रही थी। अभी भी हम लोग अपने ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे। सुबह से निकले थे तो काफी अभी जो है 3 घंटे से ज्यादा ही हो गए थे हमें निकल के। और उसकी अपनी चुनौतियां होती हैं ठंड में इस तरह से घूमने की, तो इसलिए हम लोग अभी आगे बढ़े तो एक जगह आए जिसका नाम था मिडवे रिट्रीट। बीच जंगल में एक बड़ी अच्छी ये सुविधा बनाई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, जिसे मिडवे रिट्रीट हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है और टॉयलेट काफ़ी साफ से थे। एटलीस्ट पुरुषों का टॉयलेट तो काफ़ी साफ था, और महिलाओं की ऐसी धारणा नहीं थी। और इसके अलावा यहाँ पर चाय और नाश्ते की दुकानें हैं, जहाँ पे आप गरम गरम चाय पी सकते हैं, नाश्ता भी ले सकते हैं। और कुछ सोवेनियर शॉप भी है जहाँ पर आप यहाँ से कुछ यादगार ले सकते हैं। खैर, हमारे साथ तो ब्रेकफास्ट होटल से पैक किया हुआ था, लेकिन गरम गरम चाय की तो बहुत ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने वहाँ पे अदरक वाली चाय के 2-2 कप पिए और फिर जरा कुछ तरोताज़ा हुए, और फिर हम निकले हमारी यात्रा के अगले चरण में। नाश्ता करके हम जैसे निकले, अब थोड़ी गर्माहट आ चुकी थी। कुछ गर्माहट नाश्ते और चाय की वजह से, और कुछ मौसम भी अब गर्म होने लगा था। तो हमारे गाइड साहब ने कहा कि अब तो समय आ गया साहब, जब शेर साहब जो है वो नाश्ता वाश्ता करके अभी आराम फरमा रहे होंगे, तो उन्हें देखने के जो है चांसेस कम हैं। तो इसलिए अब हम पुराने ऐतिहासिक किले की तरफ चलें। तो हम लोग चल दिए उस किले की तरफ। किले का रास्ता काफ़ी दुर्गम था, और जो यहाँ के ड्राइवर्स हैं जिन्हें उसकी अच्छी खासी जानकारी है शायद वही चला सकते हैं, वरना तो कई गाड़ियां भी जा रही थी उसमें एक साथ। हमारे रूट की जो गाड़ियां थी वो भी जा रही थी, और काफ़ी सकरा रास्ता था, काफ़ी स्टीप रास्ता था। वहीं जो है जहाँ हम सभी लोग जा रहे थे उस किले की तरफ। ये देख रहे हैं आप बांधवगढ़ का किला। ये किला आप जंगल में कहीं भी घूम रहे हो तो भी बीच में आपको दिखाई देगा। ये जो है समुद्र सतह से कुछ 800 मीटर की ऊंचाई पर है, और जंगल के बीचों बीच है। इसमें आप देखेंगे तो एकदम खड़ी चट्टानें हैं, और उसके ऊपर टेबल टॉप लैंड कह सकते हैं उस तरह की जमीन है। कहते हैं उस टेबल टॉप लैंड से आपको कम से कम 2 जोन, ताला और मगधी, तो दिखते ही दिखते हैं। और दुख की बात यह है कि वहां पर ऊपर तक जाना काफी दुष्कर है और संभव भी नहीं है। हम खाली उसके एक हिस्से तक, इस दुर्ग के एक हिस्से तक ही गए थे, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। किंवदंती है कि ये किला जो है ये भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भेंट दिया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा बांधव, मतलब बंधु या ब्रदर, और गढ़ मतलब किला या फोर्ट, इसलिए बांधवगढ़, भाई को दिया हुआ किला। तो इस किले का निर्माण जो है, पुनर्निर्माण कहना चाहिए, उसको किसने किया था? नल और नील ने। ये दोनों वही प्रसिद्ध वानर हैं जिन्होंने राम सेतु बनाया था भगवान श्री राम की वानर सेना को जो है रामेश्वरम से लंका जाने के लिए। अब ये जो हैं वहां पे घूर रहे थे, हमें ये नल नील के ही परिवार के जो है वो क्या कहना चाहिए वंशज हैं, लेकिन उन्हें हमें देखकर खास आनंद नहीं हुआ, तो इसलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पे गुफाएं हैं। ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं, ईसा से करीब 50 से 100 साल पूर्व की गुफाएं हैं। उस समय जो है अलग अलग राजवंश वहाँ पे जो है राज्य करते थे, और उनके काल के यहाँ पर आपको कुछ जो है लिखावट मिल जाएगी, या वहाँ पे लिखे हुए शिलालेख मिल जाएंगे, उनके चित्र मिल जाएंगे। और एक खुशी की बात यह थी कि इन गुफाओं में, जैसा कि अक्सर हुआ करता है, यहाँ पर जो है आई लव यू टाइप के कोई मैसेज नहीं थे, या दिल से एक तीर निकलता हुआ और लड़का और लड़की के नाम लिखने की जो परंपरा है भारत में, वो परंपरा यहाँ पर नहीं थी। ये देख के बड़ी खुशी हुई।
सबसे खास बात इस जगह पर थी शेषशाही विष्णु की प्रतिमा। भगवान विष्णु जो कि शेषनाग पर विराजते हैं, उनकी यहाँ पर प्रतिमा है। और उसके पास में ही एक शिवलिंग भी है। और एक जमाने में शायद साथ में पानी का तालाब है, तो एक जमाने काफी जो है मशहूर जगह हुआ करती होगी। यहाँ पे कई लोग जो है दर्शन के लिए या घूमने आया करते होंगे उस समय पर। और ये बात कर रहे हैं हम लोग कई सैकड़ों साल पहले की या हजारों साल पहले की कहिए। जिन राजवंशों ने इस क्षेत्र में राज्य किया, उनमें जो है वो बघेल, इन्होंने सबसे ज्यादा देर तक राज्य किया। और बघेल की ये राजधानी थी राजवंश की सन 1617 तक, जब उन्होंने यहाँ से राजधानी हटाकर रीवा में बसाने का निर्णय किया। रीवा जो है वो जमीन पर स्थित है, मतलब मैदानी जगह पर स्थित है, और अभी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से भी एक है। जब राजधानी और राजा रीवा चले गए तो इस जगह का महत्व शायद कम कम होता गया, गांव भी काफी उजड़ गए। और देखते ही देखते एक जगह ये जो काफी कहना चाहिए चहल पहल होती होगी, वो जगह सुनसान होती गई और एक समय आया कि जब ये जंगल का हिस्सा हो गई। जैसा कि आपसे मैंने कहा कि किले के ऊपर तक तो हम नहीं गए, ये बीच में तक आए थे हम। किले के ऊपर हमारे गाइड ने बताया कि वहां पर एक देवी का मंदिर है जो काफी और ऊपर जाकर है। और वहां पर साल में एक बार देवी जी का मेला भरता है, और उस समय सारे आसपास के गांव वालों को किले तक जाने की अनुमति रहती है, फ्री में जा सकते हैं। हमें तो खैर काफी फीस देनी पड़ी थी जंगल के अंदर आने की, उन्हें मुफ्त है। तो सवाल ये उठता है कि उस समय बाघ क्या करता है। तो भाई बात ऐसी है कि ये जो गांव वाले हैं, जो जंगल के गांव वाले हैं और जंगली जानवर, उन लोगों में काफी भाईचारा है, दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं। तो शायद टाइगर साहब उस दिन जो है अपना उपवास रखते होंगे कि आई एम ऑन द फास्ट, तो इसलिए जो है वो इन लोगों के रास्ते नहीं जाते होंगे, शांत अपनी जगह पर बैठे रहते होंगे, और गांव वाले जाकर देवी के दर्शन करके आ जाते हैं। खैर, हम आगे बढ़े तो हमें लौटते समय ये पेड़ दिखे जिन्हें भुतवा पेड़ कहा जाता है। तो ये मतलब एकदम चमचमाते सफेद से हैं, और बस बहुत थोड़े ही पत्ते होते हैं उन पर। तो जब रात को चांदनी आती है तो ये पेड़ चांदनी में चमकते हैं सफेद से रंग के, और मतलब भूत जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें भुतहा पेड़ कहा जाता है। बड़ा मजेदार है। खैर, रात को तो जंगल में आने का मौका नहीं आया, लेकिन कभी आपको जंगल में ऐसा भूत सा दिखे तो समझिए भूत नहीं, वो भुतहा पेड़ होगा। पक्षी तो कई थे, और साथ में पानी की जगह भी थी जिन्हें देख के पक्षी और प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम और आगे गए तो हमें ऊपर एक जो है चील मंडराते हुए दिखी। ये चील सारे जंगल का मुआयना कर रही थी इतनी ऊंचाई से। उसे शायद मालूम होगा कि बाघ कहाँ पर है, उसे ये भी मालूम होगा कि हम उससे कितने पास या कितने दूर थे। खैर, लेकिन हमें तो जमीन पे थे, तो हमें तो जमीन पे ही ढूंढना था उसे। समय भी अब करीब 11 हो चुका था और हमारी सफारी अब समाप्त होने आ गई थी। देखते देखते हम जंगल के बाहर आ गए, और वहां पर ये हमने बोर्ड देखा जहां पर मिस्टर टाइगर आपसे कह रहे हैं कि परहैप्स यू मे नॉट हैव सीन मी, बट प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आई हैव सीन यू। मतलब आप निराश ना होइए, आप मुझे नहीं देख पाए लेकिन मैंने आपको देख लिया है। बड़ा मोटिवेशनल डायलॉग है शेर साहब का। तो शायद जो है वो एक आध किताब भी लिख सकते हैं, या मतलब मोटिवेशनल लेक्चर का वीडियो तो बना ही सकते हैं, या आजकल क्या कहना चाहिए कि वेबकास्ट का जमाना है, तो शायद उनका एक आध लाइव सेशन भी हम करा सकते हैं। पर पहले मुलाकात तो हो। वापस आते समय हमें रास्ता देखा, हमने देखा रास्ता देखा हमारा रास्ता किस तरह का था, और तब हमें समझ में आया कि पहली रात को हम जब रिसोर्ट ढूंढ रहे थे तो हमें इतनी तकलीफ क्यों हुई। तो पूरा जंगल का ट्रैक है, ऐसा कोई रोड ऐसा नहीं है, और उस पर आपको निशान ध्यान देना है उन निशानियों पर जो तीर निशान लगे हुए हैं या जो छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं। उसी के सहारे आपको आपके रिसोर्ट तक पहुंचना है, और जब तक आप रिसोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको जरा सा भी आइडिया नहीं लगता है कि उसके पीछे जाकर क्या है। जैसा कि हमारे रिसोर्ट में था लेमन ट्री वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, जहां पे हम रुके थे। तो अंदर की दुनिया एकदम अलग थी।
रिसॉर्ट की, आप पहुंचेंगे अंदर तब पता चलेगा कि आप जो है किसी जो है काफी व्यस्त जगह पहुंच गए हैं। रिसॉर्ट में ड्राइवरों के रखने की व्यवस्था तो नहीं थी, इसलिए हमने हमारे ड्राइवर साहब को भेज दिया था पास के ताला कस्बे में कि भाई वहां जाके किसी लॉज में आप रहिए। और हमें वैसे भी जंगल में मारुति जिप्सी के सहारे ही घूमना था, तो उनका यहाँ पे कोई काम भी नहीं था। जिप्सी को देख के एक ख्याल आया कि जिप्सी का अब प्रोडक्शन तो बंद होने वाला है, तो अब इसके बाद में कौन सी गाड़ियां यहाँ दिखेंगी जंगलों में। शायद 2-3 साल बाद जाके देखना होगा। चलिए उसी बहाने आपसे ये भी बता दें कि बांधवगढ़ में रहने के लिए होटल या रिसॉर्ट्स की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर ऐसा है कि लगभग हर बजट के लिए सुविधा तो है। जो रिसॉर्ट्स हैं, रिसॉर्ट में कुछ पंच तारांकित रिसॉर्ट हैं, कुछ 4 स्टार हैं, कुछ 3 स्टार हैं, इस तरह के रिसॉर्ट हैं। और फिर होटल्स हैं, बजट होटल्स हैं, लॉज भी हैं। जो होटल्स और लॉज हैं वो जो है वो टाउन में हैं, मतलब मेन रोड पर स्थित हैं, तालाब में या बाकी जो है कस्बे हैं वहां पर। लेकिन जो रिसॉर्ट हैं वो जंगल के अंदर हैं। जिस तरह से हमारा रिसोर्ट था, इसी तरह से बाकी सारे रिसोर्ट्स भी जंगल में अंदर जाकर हैं। इतना आसान नहीं है उन्हें खोजना जब तक आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम ना हो। हमारे रिसोर्ट का किराया लगभग 5,000 था हर कॉटेज का, और उसके अलावा 2,000 और जोड़ लीजिए खाने पीने के। और खाने पीने के लिए आपको रिसोर्ट के अलावा और कहीं कोई सुविधा नहीं है। आसपास दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जो है जंगल के, इसलिए आप वो भी बजट करके चलिए। लेमन ट्री जहां हम रुके हुए थे वो तला गेट से काफी पास में था, करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी। और ये भी खुद एक जंगल जैसी ही जगह ही है, और जहाँ पे अंदर जाके इन्होंने कॉटेजेस बनाई हुई हैं। उन्होंने हमें रिसोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि वहां पर एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है। अब ये कॉन्फ्रेंस रूम और प्रोजेक्टर की बात सुन के मेरा दिमाग बड़ा खड़का। क्या कहा जाए उस तरह के बॉसेस को जो अपनी टीम को लेकर यहाँ पे आते होंगे, और उन्हें जंगल की सैर कराने की जगह एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स देखते होंगे। बहुत बुरा लगा। ऐसे बॉस से दूर ही रहना भाई। जंगल का आनंद लो, कॉन्फ्रेंस करनी है तो कहीं शहर में जाके कर लो यार, इतनी दूर क्यों आते हो। बात करें हमारी कॉटेज के बारे में, हमने ट्विन कॉटेजेस ली थी, दो पास पास में साथ में जुड़ी हुई, जिससे न आसानी रहे। काफी बड़ी बड़ी कॉटेजेस थी, शाम को हम लोग वहीं बैठ के गप्पे लगाया करते थे भोजन पे जाने के पहले। कॉटेज में साथ में एक रेन शावर भी था, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंडी में रेन शावर के आसपास जाने का कोई सीन नहीं था। स्विमिंग पूल का भी यही हाल था, उसमें जो है इतनी ठंड में वहां पे भी जाने का कोई सीन नहीं था। हाँ, एक अच्छी बात थी कि होटल में जो एयर कंडीशनर लगे हुए थे वो ठंड में आपको गर्म हवा देते हैं और गर्मी में आपको ठंडी हवा देते हैं, जिसकी यहाँ पर बहुत जरूरत थी। हम जब लंच पे पहुंचे तो वहां पर एक दूसरा सैलानियों का ग्रुप था जिन्होंने आज टाइगर को देखा, और अपने वो पिक्चर्स भी दिखा रहे थे टाइगर के अपने मोबाइल पे और अपने कैमरा पे। बड़ी ईर्ष्या हुई यार हमें उन्हें देख के कि हमारा कब मौका आएगा ऐसा। खैर, दोपहर को आराम करके थोड़ा सा हम लोग दोपहर को 3 बजे फिर दोबारा ताला गेट पर पहुंच गए। इस बार हमारी एक अलग जिप्सी थी, अलग ड्राइवर साहब थे, और एक अलग गाइड साहब भी थे। दोपहर का समय था, इसलिए गाड़ी में ब्लैंकेट वगैरह तो नहीं थे, नाश्ता भी नहीं था, खाली पानी की बोतलें थी। इस बार हमें एक अलग रूट मिला, शायद रूट सी मिला होगा। और लेकिन हमारे गाइड साहब जो है वो जरा निराशावादी आदमी दिखे इस बार। हमने काफी उत्साह से पूछा कि गाइड साहब सुबह नहीं दिखा, अब दोपहर को दिखेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जो दोपहर की सफारी होती है वो तो प्राकृतिक सौंदर्य को जो है के लिए होती है, आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। बाघ दिखने के चांसेस जो हैं काफी कम होते हैं। तो खैर ठीक है, जो भी है, अब हम लोग उस हिसाब से आगे चलें। तो मैंने आपसे कहा कि जो है हमारी गाड़ी, ड्राइवर, गाइड अलग था, तो अलग अलग क्यों था। तो उसका कारण ऐसा है कि यहाँ पर आपको जंगल में घूमने के लिए लाइसेंस जिप्सी गाड़ी हैं उन्हीं में जाना पड़ता है, खुली गाड़ियां हैं ये। और ये गाड़ियों के सारे लाइसेंस स्थानीय गांव वालों को दिए गए हैं। और ये गाड़ियां बाय रोटेशन आपको अलॉट होती हैं, तो जिसका नंबर होगा उसकी गाड़ी आपके पास आ जाती है। और उसके शुल्क हैं करीब 2,500 रुपये एक ट्रिप के। गाड़ी में बैठने के बाद आप होटल से पहले जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर, जहां से आपको एक गाइड आवंटित होता है। अब ये गाइड भी जो है हर बार अलग अलग मिलता है आपको।
गाइड के करीब 500 रुपये अलग से आपको देने पड़ते हैं। ये गाइड भी जो है स्थानीय लोग हैं, स्थानीय गांव के लोग हैं, जिन्हें जो है वो ट्रेनिंग दी गई है जंगल के बारे में, जंगल की मालूमात के बारे में। और उनमें से कुछ लोग अंग्रेजी में भी काफ़ी अच्छे से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ में अंग्रेजी भाषी लोग हों तो आप ज़रूर अंग्रेजी भाषी गाइड लीजिए साथ में। फिर हम पहुंच गए चलते चलते, फिर वो घास वाले मैदान हमें दिखने लग गए। इनकी खासियत यह है कि घास जो है काफ़ी ऊंचाई तक भी आती है, और मतलब इतनी ऊंचाई तक आती है कि वो हिरन को छुपा ले अपने साथ में। और उस समय दोनों हैं, फायदे भी हैं नुकसान भी है। हिरन तो छुप जाता है, लेकिन अगर हिरन छुप जाता है तो बाघ भी छुप जाता है। तो अब दोनों में से कौन जीतता है, ये तो जो है सोचने की बात है। हम भी सोच रहे थे शायद हमें इस घास के बीच में कोई बाघ दिख जाए, चलो देखते हैं। फिर आगे हमें दिख गए अब चीतल, जो है 12 सिंगे घूम रहे थे साथ में। तो ये जो है बाघ की काफी फेवरेट डाइट है सुना। बाघ जो है वो खाना पसंद करता है 20 किलो या उससे अधिक के प्राणी को, मतलब एक बार में जो है पूरा निपटारा हो जाए, ऐसे छोटे छोटे पकड़ने नहीं पड़े। तो उसमें से ये उसको काफी प्रिय हैं। उसके अलावा सुअर हैं, या जंगली गायें हैं, या घोड़े हैं, या भैंसे हैं, ये बाघ के काफी प्रिय व्यंजनों में है सुना। और शिकार के बारे में सुना है कि बाघ जो है देखकर और अपनी जो है वो सुनने की शक्ति से, मतलब उनकी आहट लेके उन पर झपट्टा मारता है। कहते हैं कि वो सूंघने पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, वो सूंघ के नहीं बल्कि देखकर और अपनी गति पर विश्वास करके इनको मारना चाहता है। लेकिन ये भी काफी चौकन्ने रहते हैं, इसलिए इतना आसान भी नहीं उन्हें पकड़ना। लेकिन इस समय आप देखें तो ये काफी आराम से घास चर रहे थे, इसका मतलब बाघ इसके आसपास कहीं था नहीं। अब हम घूम रहे थे तलाश में राष्ट्रीय पशु के, लेकिन अभी मिल गया हमें राष्ट्रीय पक्षी। हो सकता है राष्ट्रीय पशु ने उसे अपने दूत के रूप में भेजा होगा। बड़ी शानदार चाल थी इसकी, तो हम रुक गए उसको देखने के लिए, गाड़ी में ही बैठे थे। और ये जो ब्लू पिकॉक्स हैं, ये भारत और श्रीलंका की खासियत हैं। और सुना है कभी कभी बाघ इनका भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाघ से ज्यादा आदमी इन्हें ज्यादा परेशान करते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? इनके पंख खसोटना या जो है उनको उनको पकाना, आदमियों की भी जो है ये बुरी आदत है। खैर, हम तो दूर थे, और देखते ही देखते उस मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू किया। हमें बड़ी खुशी हुई यार कि देखो, हमारे लिए, हमारे स्वागत में जो है ये मोर नाच रहा है। लेकिन तभी हमारे गाइड ने बताया कि ये आपके लिए नहीं, 3-4 मोरनियां हैं सामने, उन मोरनियों को देखकर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है ये मोर। चलो मोरनियों के लिए सही, लेकिन हमें मोर का नाच तो देखने को मिल गया। ऐसे ही होते होते हम घूम रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं हमें बांधवगढ़ का किला दिख रहा है दूर से। हम लोग घूमते रहे, हम लोग बीच में चाय भी पी हमने मिडवे रिट्रीट में। और सुबह काफ़ी ठंड थी जब हम लोग गए थे, तो हमने ऊनी दस्ताने भी ले लिए वहाँ से, उस सुवेनियर शॉप से, ताकि सुबह हमें जो है कुड़कुड़ाना थोड़ा कम पड़े। और गाइड साहब ने हमसे कहा चाय के बारे में कि चलिए हम आपको किला दिखाने ले चलते हैं। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, ये तो हम सुबह देख चुके हैं, तो अभी किला नहीं, हम बाकी सब घूमते हुए हम वापस चल जाते हैं। तो वापस चलते समय वैसे भी हम लोग देखते रहे, कहीं पंजे दिखते हैं क्या, कहीं आवाज आती है क्या। कोई खास ऐसा माहौल बना नहीं, और देखते ही देखते 5 बज गए और हम अपनी सफारी के बाद वापस आ गए। हमारा स्कोर अभी तक 0 था, बाघ के हमारे दर्शन अभी तक नहीं हुए। 5:30 बजे तक हम लौट के आए अपने रिसॉर्ट में। जब हमने रिसॉर्ट की बुकिंग की थी और अपनी जो है सफारीज की बुकिंग की थी, तो हमने ताला जोन को सिलेक्ट किया था। उसका कारण ये था कि ताला में बाघ दिखने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, या कम से कम स्टैटिस्टिक कहता है कि सबसे ज़्यादा बाघ वहाँ पे देखे गए हैं। लेकिन हमारी 2 सफारी हो गई और हमें अभी तक बाघ का बाघ ही ना दिखा। तो हमने हमारे रिसॉर्ट के फॉरेस्ट एडवाइजर से बात की। हर रिसॉर्ट में एक फॉरेस्ट एडवाइजर रहते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं, फॉरेस्ट्री की उनके पास डिग्री रहती है, और उन्हें जानकारी भी रहती है, क्योंकि सारे सैलानी जाते रहते हैं तो किस क्षेत्र में किसे क्या दिखा। तो हमने उनसे कहा कि भाई 2 बार तो हम लोग ताला जा चुके हैं, तो क्या हमें किसी और जोन को जाने की व्यवस्था हो सकती है?
हमारे परमिट तो सारे ताला के ही थे। तो वो उन्होंने कहा कि देखो वहाँ अगर जाना है तो आपको परमिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए देखना होगा। तो चलिए, परमिट क्या चक्कर है इसके बारे में थोड़ा आपको बताएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोर जोन है और बफर जोन है, ताला, मगदी, खितौली। तो जब आप सफारी बुक करें, मतलब आप जब यात्रा का प्लान बनाएं, तो पहले ही आपको इंटरनेट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके सफारी बुक करना होगा, वरना ऐन वक्त पे मिलना मुश्किल है। जब ये आप सफारी बुक करते हैं, उसी समय भुगतान भी करना पड़ता है सफारी का, करीब 1-1.5 हजार रुपए हर सफारी का भुगतान करना पड़ता है, केवल परमिट का। गाड़ी की जो है, गाड़ी और गाइड अलग से। तो उस समय आपको आपके साथ कौन कौन पैसेंजर्स हैं उसकी जानकारी भी देनी पड़ती है, और उनके आईडी प्रूफ भी देने पड़ते हैं। वही आईडी प्रूफ जब आप जंगल में घुसते हैं तो गेट पे वही आईडी प्रूफ चेक किए जाते हैं। ये काफी अच्छी व्यवस्था है कि जिससे कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, या कोई जो है अपना परमिट जो है दूसरे को बेच ना सके। नहीं तो जैसे एक जमाने में रेलवे टिकट में हुआ करता था कि आपको एजेंट आके बिठा देगा सीट पे और कहेगा कि आपका नाम मोहन है और आपकी उम्र 50 वर्ष है, आप चाहे छोटे हों या बड़े हों, और उस हिसाब से आपको यात्रा करनी है। वैसी व्यवस्था नहीं है संभव। तो क्या करें अगर आपके पास पहले से बुकिंग नहीं है? तो सारी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती हैं, कुछ बुकिंग्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर से भी जाकर होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी जल्दी जाना होगा। जैसे हमारे जो है फॉरेस्ट एडवाइजर ने बताया कि आपको सुबह 4:30 बजे जाना होगा, अगर आपको 6 बजे की सफारी के लिए परमिट लेने की कुछ चांस है तो। हर क्षेत्र में परमिट की सीमा अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं कि तालाब में 20 परमिट रहते हैं सुबह और शाम के, या मगदी में भी 20 रहते हैं, या खितौली में 15 और 16 रहते हैं परमिट्स। इसी तरह से दूसरे जो है बफर जोन है, वहाँ पे भी परमिट की संख्या अलग अलग है, और उसमें भी ऑनलाइन सारे नहीं रहते। जैसे आप देखेंगे कि 20 में से 14 ऑनलाइन है, बाकी 6 जो है वो आपको दफ्तर से मिल सकते हैं। तो सुबह 4:30 बजे उठने को हम तो तैयार थे, क्योंकि हम तो शेर देखने के लिए उत्सुक थे। तो ताला नहीं तो मगधी जहां भी दिख जाए जो है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको सुबह से उठ के आइए और फिर अपन देखते हैं। गाइड और गाड़ियां मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, वो काफी संख्या में उपलब्ध है। तो रात को बस खाना वाना खाए हम डाइनिंग टेबल पर, हमें एक और ग्रुप मिला महिलाओं का जो काफ़ी एक्साइटेड थी। उन्होंने भी आज जो है वो बाघ के दर्शन कर लिए थे दूसरे जोन में। तो अब हम काफ़ी मतलब इस कोशिश में थे कि हमें दूसरे जोन में जाए ही जाए, जिससे कि हमारी मुलाकात बाघ से हो सके। उधर हमारे एक दूसरे मित्र थे जो उन्हीं दिनों अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश की यात्रा पे थे। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि भाई मैं तो बांधवगढ़ 2 दिन घुमा, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं पन्ना टाइगर रिजर्व में भी गया, वहां भी कुछ नहीं दिखा, और अब मैं कान्हा जा रहा हूँ, आशा है कि शायद वहां कुछ दिखे। तो उसके इस बयान ने हमें भी बड़ा निराश किया। तो सोते समय दिमाग में यही विचार था कि यार कल के दिन हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं तो हमारी यात्रा पूरी खत्म होने को आ रही थी। अगले दिन सुबह हुई, हम तो 5 बजे तैयार हो गए थे, लेकिन वहां पर ना तो हमारे फॉरेस्ट एडवाइजर साहब थे और ना ही रिसेप्शन पे कोई था। हाँ, बाहर एक गाड़ी जरूर हमारी राह देख रही थी। तो हमने ड्राइवर साहब से पूछा, तो बोले हाँ वो हमें लेने ही आए हैं, और बोले परमिट की तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, सब फुल है, तो आपके पास चॉइस कोई नहीं है, आपको ताला जोन ही जाना होगा। हम भी बड़े निराश हो गए थे कि अब 2 बार तो ताला जोन में हम जा चुके हैं, हमें करीब करीब रास्ते भी याद हो रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा। खैर, रिसोर्ट में बैठे रहने से तो अच्छा था कि एक मौका और लिया जाए। तो हम दोबारा ताला जोन में पहुंच गए। थोड़ा देर हो गया उस चक्कर में, 6:30 बज गए थे, बाकी गाड़ियां हम हमसे आगे निकल चुकी थी उस समय। इस बार हमारे साथ तीसरा कॉम्बिनेशन था, गाड़ी, ड्राइवर और गाइड साहब का। लेकिन इस बार के हमारे गाइड साहब बड़े उत्साही थे, मतलब जो पिछली दोपहर को मिले थे उनसे एकदम विपरीत थे। जो है वो काफी उत्साही प्राणी थे। वो भी आसपास के गांवों से थे, और अच्छी जानकारी थी उन्हें जंगल के बारे में, और बड़े उत्साह से उन्होंने हमें जंगल के बारे में समझाना शुरू किया, जैसे हम पहली बार आए थे। हमने भी तय किया था कि हम उनके उत्साह में कमी नहीं करेंगे, और हम सुनेंगे उन्हें, ये नहीं बताएंगे कि हम 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर, ये सारी कहानी सुन चुके हैं। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया। दिन शुरू हुआ, हमें हमारे जो है पहले जैसे दोस्त ये चीतल दिखे। शायद वे भी हमें पहचाने लगे हों कि यार ये 2 बार आ चुके हैं, अभी तीसरी बार किस लिए आए हैं, शायद इन्हें दिखा नहीं होगा। खैर, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, बीच में कुछ और गाड़ियां भी दिखी।
तो ये गाड़ी वालों का आपस में भी बड़ा प्रोटोकॉल होता है, देख लेते हैं एक दूसरे को और पूछते हैं भाई दिखा क्या, मतलब अगर दिखा है कहीं पे तो उस क्षेत्र में फिर सब लोग जाने की कोशिश करते हैं। यदि देखा नहीं भी होगा तो भी कम से कम एक दूसरे को हिंट देते हैं कि शायद वहां पर है, या वहां पे आवाज सुनी गई है, या वहां पर जो है उनके पंजों के निशान देखे गए हैं। खैर हम लोग आगे बढ़े, हमारे गाइड साहब भी काफी उत्साह में थे, कृत संकल्प थे कि हमें आज दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो वो ड्राइवर को बार बार इस रास्ते से लो, अब इधर से लो, अब उधर से लो, जो है उसे रास्ता बता रहे थे। और जैसी बात चल रही थी ड्राइव गाइड साहब की, उतने में हमारे ड्राइवर ने कहा "श्श्श"। अब ये "श्श" की आवाज हम पहली सफारी में भी 2-3 बार तो कम से कम सुन चुके थे, और कुछ हुआ नहीं था, तो हम काफी स्केप्टिकल थे। तो मैंने पूछा उससे, भाई क्या है? तो उसने धीरे से कहा, टाइगर। जयश्री जी जो हमारे साथ थी, वो और गाड़ी में दाहिनी ओर बैठी थी, और उसी तरफ ये टाइगर था। उनकी और शेर की मुलाकात काफी आंखों में आंखें डाल के हुई। उन्होंने लगभग, शेर उनकी आंखों में देख रहा था, लेकिन तब उन्हें समझ नहीं में आया था कि ये शेर है, मतलब बाघ है। घबराई नहीं आप, आजकल बाघ और शेर ये दोनों शब्द जो है ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल होते हैं। वैसे टेक्निकल रूप से शेर जो है वो सिंह जिसे कहते हैं, शायद उसके लिए यूज किया जाता है था, लेकिन आजकल हिंदी में बोलते समय दोनों ही शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसमें मीन में ना निकालें। और तब हमें झुरमुट में दिखा कि वहां पर ये बाघ खड़ा हुआ था। काफी शौक था हमें, ऐसा कभी जिंदगी में देखा नहीं था। हमसे बमुश्किल 10-12 फीट की दूरी पर होगा, मतलब एक छलांग मारे तो सीधे हमारी जिप्सी के ऊपर ही आ जाता था ये। और इतना शानदार, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना कैमरा संभाला और दोबारा फोटो खींचना शुरू किया। हालांकि जयश्री जी ने तो उसकी आंखों में देख लिया था, लेकिन हमें अभी तक उसकी आंखें में नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा गुस्सा सा जरूर दिख रहा था उसकी आंखों में, और हमारी दिल की धड़कनें और तेज हो गई। फिर दिखा वो हमारे पीछे से, वो उस जंगल के रास्ते को पार करने लगा। एक बाघिनी थी, मतलब टाइग्रेस थी वो, और धीरे धीरे निकल के शानदार शांत तरीके से वो रास्ता पार करके जंगल जा रही थी। हम काफी एक्साइटेड थे, थोड़े डरे हुए से भी थे, लेकिन उसे हमारी कोई चिंता नहीं दिख रही थी। और वो आगे चली गई, उस दूसरी ओर जाने लगी। हमारे गाइड साहब और ड्राइवर साहब जो थे, इस सभी का इनका दावा रहता है कि वो पहचानते हैं सारे जंगल में घूमने वाले बाघों को। हम भी मान लेते हैं उनकी बात को। तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो है बाघिनी, इसका नाम है स्पॉटी, और इसे क्वीन ऑफ बांधवगढ़ कहते हैं। इस स्पॉटी जी ने 3 बार बच्चों को जन्म दिया है अपने, और जिसके कारण इस क्षेत्र में बाघों की जनसंख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। तो ये ऐसी क्वीन ऑफ बांधवगढ़ स्पॉटी जी हमें नजर आ गई भाई। और देखते ही देखते वो जंगल में दूसरी ओर हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। और मैंने बाद में आकर जब देखा, हमें तो लगा कि जैसे सदियां बीत गई हमें उसमें देखते देखते, लेकिन जब मैंने देखा आके अपने कैमरे में जो टाइम स्टैम्प्स थे, तो पूरा ये मामला केवल 120 सेकंड में खत्म हो गया। वो पहली बार हमें दिखी और क्रॉस करके दूसरी ओर जंगल में ओझल हो गई। जब तक बाकी गाड़ियां हमारे पास में आए तब तक वो जंगल के अंदर जा चुकी थी। तो जिसे कहते हैं कि राइट टाइम राइट प्लेस मैटर्स, मतलब शायद आज हमारी किस्मत थी उसे देखने की। अब बाघ तो हमने देख लिया था, तो आगे क्या देखा जाए, तो हम ऐसे ही भटकने लगे आगे। तो सामने हमें ये दिखे जंगली भैंसे, बड़े शानदार से दिखते हैं ये। वैसे इनके पैरों में जैसे मोजे पहने हों सफेद रंग के, स्कूल जाने का यूनिफॉर्म रहता है ना, स्कूल का यूनिफॉर्म, उस तरह के मोजे हों, इस तरह से ये घूमते रहते हैं। और बांधवगढ़ में मिलने वाले जानवरों की भी जो है वो काफी लंबी लिस्ट है। उसमें सफेद शेर भी हैं, उसके बारे में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। सफेद शेर, सांभर, जो है वो चीते, हिरन, तरह तरह के नीलगाय, जंगली सुअर, और क्या क्या जो है यहाँ पे जानवर देखे जाते हैं। तभी हमारे गाइड ने कहा कि वो देखिए पैराकीट। तो हमने भी वहां देखा, तो पता चला यार ये तो सादा
तोता है, और लेकिन आज हमने उससे कहा कि भाई आज हमारा पोपट नहीं हुआ, आज तो हमें बाघ दिख गया। और बाद में पता चला कि पैराकिट जो कहते हैं वो करीब 115 पक्षी हैं उस प्रजाति में, और जो हम लोग भारत में दिखता है वो खास अलग तरह का है। जो भारत में जो दिखता है वो मतलब कहना चाहिए संकुची नहीं रहता, वो तो बड़ा बोल्ड टाइप का पक्षी रहता है। और आप जानते हैं कि वो आवाज की नकल भी बड़ी शानदार करता है। अगर घरों में भी रहते हैं, बहुत से रखते थे बहुत से लोग पुराने जमाने में, जब आप उससे बात कर सकते हैं और आपकी बात की वो नकल करता है। और कई आपने जोक्स भी सुने होंगे बोलने वाले तोतों पर। और भी काफी चिड़ियाएं हैं वहां पे। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो एक साइट है, उस पर आप बांधवगढ़ में पक्षियों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करीब 250 अलग अलग तरह की जो है यहाँ पर पक्षियों की जातियां पाई जा सकती हैं। और उसमें से कुछ पक्षी जो है वो लोकल माइग्रेंट्स हैं, मतलब आसपास के दूसरे जंगलों से आती हैं, और कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। 86 करीब अंतर्राष्ट्रीय हैं जो सर्दी के दिनों में सर्द प्रदेशों से यहाँ पर आती हैं और बाद में गर्मियां होने पर दोबारा उन देशों में चली जाती हैं, जैसे साइबेरिया, रूस इत्यादि से। तो अब ब्रेक टाइम, हम लोग दोबारा पहुंच गए तीसरी बार मिडवे रिट्रीट में। और आज हमने बाघ को देखा, उसका जश्न मनाने के लिए हमने कहा कि ठंडे पैक्ड सैंडविचेस को छुट्टी दी जाए। और हमने गर्मा गर्म तले हुए भजिए, मालूम नहीं कौन सा तेल था लेकिन बड़े स्वादिष्ट लगे, भजिए और पोहे खाए, और उसके साथ में गर्म चाय पी। ये हमारा जश्न हो गया शेर को देखने का। वहां पर मिडवे रिट्रीट में भी हम लोग जरा विशेष व्यक्ति थे, क्योंकि हमने आज जो है वो बाघ को देख लिया था, तो काफी लोग हमसे पूछताछ भी कर रहे थे। तो अब ये चूंकि हमारी आखिरी सफारी थी, तो मैंने उस सोविनियर शॉप में जाकर अब बांधवगढ़ की एक टी शर्ट भी खरीदी, जिसमें आगे बाघ का चित्र बना हुआ था और पीछे उसके पग मार्क बने हुए थे। क्योंकि अब मैं वो टी शर्ट जो है काफी गर्व के साथ पहन सकता हूँ, सबको बता सकता हूँ मेरा किस्सा बाघ से मुलाकात का। और हम चलने लगे आगे, थोड़ी जंगल के बारे में भी जानकारी ली, कैसे बना ये रिजर्व उस बारे में। अ, सफेद शेरों के बारे में मैंने आपसे बात की थी बहुत बचपन में, मतलब 70 के दशक में यहाँ पे आना हुआ था, जब हम लोग छतरपुर में हुआ करते थे। और ज्यादा दूर नहीं है, करीब छतरपुर समझ लीजिए 7-8 घंटे की यात्रा है यहाँ से। तो छतरपुर से हम लोग आए थे यहाँ पर, रीवा आए थे, फिर रीवा से बांधवगढ़ आए यह देखते हैं। तो उस समय हमने सफेद शेर देखे थे, सफेद बाघ देखे थे, जो पिंजरे में थे। वो महाराजा रीवा की जो है वो वहां पर जगह थी जिसमें ये पिंजरों में बंद रहा करते थे। लेकिन तब भी वो बड़े सफेद रंग में तो थे, लेकिन दिखने में जो है बड़े कमजोर से, बड़े निराश टाइप के दिख रहे थे, तो मजा नहीं आया उन्हें देख के तब भी। पुराने जमाने में सुना राजा जो है वो कितने शेरों की शिकार की, इसमें जो है अपना स्कोर रखते थे, और मतलब दीवारों पे सुविनियर लगाया करते थे, कहते हैं दीवारों पे। और उसके कारण इनकी जनसंख्या भी काफी कम हुई। काफी दुखदायक बात है, शायद उसी के कारण अब जंगल में सफेद शेर इस जंगल में दिखते नहीं है, खाली जो है कहानियां ही हैं उनकी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में राजा महाराजाओं का राज गया। सन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बना, उसके बाद में थोड़ा इस बांधवगढ़ को दोबारा दिशा मिली। शुरुआत में ताला का जो 105 वर्ग किलोमीटर का भाग है वो सुरक्षित वन घोषित किया गया, फिर और भी भाग जोड़े। लेकिन बांधवगढ़ की किस्मत खुली सन 1993 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर में बांधवगढ़ को शामिल किया गया। और तब से इस क्षेत्र ने बहुत उन्नति की है। जिस तरह के होटल, रिसोर्ट और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा, इस तरह की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि बांधवगढ़ में हमें देखने को मिलेगा। देखते ही देखते साहब हम आ गए इस एलिफेंट कैंप पर, जो कि गेट के पास में था। हाथी भी अभी नदी से नहाकर आए थे और बड़े रिलैक्स कर रहे थे। उनके महावत भी शायद उनको ट्रेनिंग देने के बाद में अब जरा वो भी जो है थोड़े रिलैक्स टाइप के थे। ये हाथी सुना आसपास के जंगलों से आ जाते हैं यहाँ पर, उन्हें बांधवगढ़ का जंगल ज्यादा पसंद है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगलों से भी काफी हाथी जो है सुना यहाँ पे माइग्रेट हो गए हैं। बांधवगढ़ में एलिफेंट सफारी भी है, हमें देखने को तो नहीं मिली। थोड़ी और जानकारी लेनी होगी, शायद अगली बार कभी जाना हुआ तो एलिफेंट सफारी के बारे में भी सोचा जा सकता है। समय हो गया था 11 बजे, हमने कहा ताला को गुड बाय। हमारे गाइड साहब और हमारे ड्राइवर साहब को हमने भूरी भूरी
प्रशंसा की, उन्हें धन्यवाद दिए अपने दिल से और धन्यवाद के साथ में कुछ टिप भी दी। हमारे हिसाब से तो शानदार थी, मालूम नहीं उन्हें शानदार लगी या नहीं लगी, क्योंकि उनकी वजह से आज हमें बाग का देखना संभव हुआ। हम दोबारा अपने रिसॉर्ट की ओर चल पड़े। तुरंत जाके हमें नहाना धोना था और पैकअप करके अपने अगले जो है स्थान पर जाना था, अगली मंजिल पर जाना था। हमारा विचार था कि खजुराहो जो है वो दिन ढलने के पहले पहुंच जाए, करीब 5-6 घंटे की यात्रा थी और जाते समय रास्ते में हम मैहर में भी रुकना चाहते थे। तो इसलिए हमने तय किया कि हम रिसॉर्ट में खाना नहीं खाएंगे। हालांकि ये थोड़ा कठिन निर्णय था, क्योंकि आज हम अगर जाते तो लंच टेबल पे आज हम आकर्षण का कारण होते। जिस तरह से पिछली 2 बार हमने दूसरे लोगों को देखा जो है बाग की फोटो दिखाते हुए। लेकिन खैर जो है ऐसे मौके आते ही रहेंगे बाद में। तो इसलिए हम लोग तुरंत पैक करके अपनी कुछ फोटो खींची बिना गर्म कपड़ों के और हम आगे बढ़ लिए। मैहर जो है वहां हमें पहुंचना था। मैहर करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचे। मैहर प्रसिद्ध है माता शारदा के मंदिर के लिए। शारदा मतलब सरस्वती जी के मंदिर के लिए। यह मंदिर जो है वो त्रिकूट पर्वत के ऊपर है, करीब 5 किलोमीटर दूर मैहर शहर से। और यहाँ की खासियत यह है कि मैहर शहर जो है वो पद्म भूषण संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। उस्ताद अलाउद्दीन खां माता शारदा के अनन्य भक्त थे और सुना है कि वे रोज सीढ़ी चढ़ के आते थे माता जी के दर्शन के लिए। अलाउद्दीन खां साहब ने ही यहाँ पर मैहर बैंड की स्थापना की, जो कि एक क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत का बैंड है, जो स्थानीय लोगों को लेके उन्होंने बनाया है। कभी मौका मिले तो मैहर बैंड जरूर सुनिए। मुझे एक बार सुनने का मौका मिला था और बहुत ही शानदार अनुभव था। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर 1063 सीढ़ियां हैं। जो लोग मानता रखते हैं या कोई मन्नत होती है तो वो ये सारी सीढ़ियां चढ़ के आते हैं अपने प्रण के रूप में। गाड़ी भी चल जाती है। गाड़ी से जाने के बाद में करीब 100 सीढ़ियां हैं और काफी जो है वो स्टीप सीढ़ियां हैं। वो 100 अंतिम 100 सीढ़ियां वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सुविधा ये थी कि अब इस पहाड़ी पर रोपवे चलती है और आप रोपवे से मिनटों में पहाड़ी के ऊपर पहुंच सकते हैं। ना सीढ़ियों की जरूरत, ना जो है वो गाड़ी से जाने की जरूरत। तो हमने वही किया। हम लोग जो है वो रोपवे से झट से ऊपर पहुंचे, दर्शन किए माता जी के और वापस आए। तो अब भूख काफी लग चुकी थी। हम लोग पास में ही मैहर में जो है एमपी टूरिज्म का रिसॉर्ट है, वहां गए। वहां पे काफी साफ सुथरे टॉयलेट्स वगैरह थे, जो कि आवश्यक था इस तरह की यात्रा पर थोड़ी गड़बड़ ये हुई कि हमें रिसॉर्ट मैनेजर ने कहा कि भाई अभी खाने का तो समय समाप्त हो गया, हमारे कुक साहब भी चले गए हैं, तो अभी खाना तो नहीं मिल पाएगा आपको। तो हम बड़े निराश हुए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम आपको शानदार जो है वो नाश्ता खिलाएंगे। तो उन्होंने हमें कुछ पनीर पकोड़े और फ्राइड राइस और चाय इस तरह मिला के उन्होंने बड़ा जो है समशस हमें नाश्ता दिया। और उसके बाद में हम अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। हमारा अगला डेस्टिनेशन या अगली मंजिल थी खजुराहो, जहाँ पर अब हम इतिहास और अन्य कई चीज़ों को देखने वाले थे। खजुराहो के बारे हम बाद में बात करेंगे। आज खत्म हुआ किस्सा बांधवगढ़ का। और अब नटवरलाल की तरह मैं भी कह सकता हूं, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इतनी देर रहने का। आशा है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी।